हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 16 और 17 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग इस वीडियो क्लास में चर्चा करते हैं। ये वीडियो क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें न सिर्फ हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, विज्ञान तकनीकी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ साथ में देखा जाए तो पर्यावरण से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने करंट अफेयर होते हैं सब पे हम लोग इस क्लास में चर्चा करते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास आपको मिलती है, जिसमें हम लोग डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जितने करंट अफेयर होते हैं सारी पॉइंट्स पे चर्चा की जाती है। ये क्लास आपके यूपी पीसीएस परीक्षा के साथ साथ में अन्य स्टेट परीक्षाओं के अलावा जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पर करंट अफेयर पूछे जाते हैं सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। खासकर जो सुपर टेट के लिए लोग मैसेज करते हैं कि क्या सर पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं जितनी भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए देखा जाए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होती है। और महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, डेली प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है, डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे होता है। तो सारी चीजों को देखा जाए मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा गया है, जिस मासिक पैकेज को इस वीडियो के पिन कमेंट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी रही हैं। इसमें हम लोग कल और आज की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन दोनों पे चर्चा करेंगे। देखते हैं खबर क्या है। यहां पर देखा जाए एफएफजी फार्म्स ने फूड सेफ्टी कल्चर अवार्ड जीता है। बात की जाए तो फ्रेश फार्म गुडनेस जो है एफएफजी फार्म्स, इसने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया फूड सेफ्टी कॉन्क्लेव 2026 में फूड सेफ्टी कल्चर अवार्ड जीता है। अब यहां पर जो अवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहां पर देखा जाए ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है कि इंडिया फूड सेफ्टी कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, आयोजन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आयोजन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर देखा जाए फूड सेफ्टी कल्चर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, इंडिया फूड सेफ्टी कॉन्क्लेव 2026 में फूड सेफ्टी कल्चर अवार्ड सम्मानित किया गया है किसको, फ्रेश फार्म्स गुडनेस को। ठीक है, फ्रेश फार्म गुडनेस ये एक फार्म है, इसको सम्मानित किया गया। बात की जाए तो 3 वर्ष पुराने स्टार्टअप को खाद्य सुरक्षा में अपने संचालन में शामिल करने के लिए सम्मानित किया गया है। यहां पर बात की जाए कंपनी डिजिटल फर्म निरीक्षण और ऐप आधारित अंडा गुणवत्ता निगरानी का उपयोग करती है। संस्थापक पद्मनाभन विश्वनाथन ने खाद्य सुरक्षा के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रमुख उपलब्धि भी बताया है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। फूड सेफ्टी कल्चर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, एफएफजी फर्म्स को सम्मानित किया गया। कहाँ की है ये, तो यहाँ पर देखा जाए बेंगलुरु में आयोजित किया गया था इंडिया फूड सेफ्टी कॉन्क्लेव 2026, उसी दौरान इसको सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं जो पेरिस सेंट जर्मेन है, ठीक है, एक फुटबॉल क्लब है पेरिस सेंट जर्मेन, बहुत प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब है। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखा जाए एस्टन विला वगैरह को जानते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर पेरिस सेंट जर्मेन भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुटबॉल क्लब है पेरिस सेंट जर्मेन। इसने देखा जाए तो यूईएफए सुपर कप का खिताब जीत लिया है। ठीक, यूईएफए सुपर कप 2026 का खिताब किसने जीता है, तो 2026 का खिताब किसने जीता है, पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है। किसको पराजित किया, तो यहाँ पर एस्टन विला को पराजित किया है। ठीक है, एस्टन विला लिवरपूल वगैरह जैसे है ना, उसी प्रकार से पेरिस सेंट जर्मेन भी यहाँ पर देखा जाए एक फुटबॉल क्लब है। पेरिस सेंट जर्मेन ने एस्टन विला को 2-1 से पराजित कर लगातार दूसरी बार यूईएफए सुपर कप का खिताब हासिल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है कि किसने गोल मारे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने गोल मारे, बस सिर्फ आप इतना याद रखिए कि पेरिस सेंट जर्मेन ने कौन सा खिताब जीता है, यूईएफए सुपर कप का खिताब जीत लिया है 2026 का। चलिए आगे देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के दिग्गज इतिहासकार सुमित सरकार। अब यहाँ पर सुमित सरकार का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जो इतिहास लेखन की प्रवृत्ति है, इतिहास लेखन की प्रवृत्ति किस प्रकार से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लिखा गया, फिर अंग्रेजों के द्वारा देखा जाए जो इतिहासकार, जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, फिर राष्ट्रवादियों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, और एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू था मार्क्सवादियों का। इन्होंने क्या किया कि इतिहास लेखन की परंपरा थी उसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक आधार पर। अब सामाजिक और आर्थिक आधार पर फोकस मेनली कहां था, जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक थे, साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने क्या किया,
अंग्रेजों की बढ़ चढ़ के वहां पर देखा जाए बताया कि अंग्रेजों ने क्या क्या भारत में सुधार किए उस पर ज्यादा फोकस किया, जबकि राष्ट्रवादियों ने देखा जाए जो भारतीय गौरव संस्कृति परंपरा थी उस पर ज्यादा फोकस किया। और मार्क्सवादियों ने क्या किया, यहाँ पर जो मार्क्सवादी परंपरा थी, मार्क्सवादी परंपरा में जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर किसानों की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। और यहाँ पर जो आधुनिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख नाम है सुमित सरकार जी का, और सुमित सरकार जी का निधन हो गया है। दिग्गज इतिहासकार थे, बहुत सी किताबें आपने पढ़ी होगी, सुनी भी होंगी। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार सुमित सरकार का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। वे आधुनिक भारतीय इतिहास और प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख इतिहासकार हैं। यहाँ पर देखा जाए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पर आप इनकी किताब पढ़ते भी हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में देखा जाए द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 टू 1908 एक प्रमुख पुस्तक है। साथ ही साथ में देखा जाए मॉडर्न इंडिया जो आप पढ़ते हैं ना, मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947 ये किताब इनकी प्रसिद्ध किताब है, जिसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ते हैं। और यहां से देखा जाए तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं का पता चलता है इनकी किताब से। बात की जाए तो उन्होंने इतिहास लेखन में सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं को और जन आंदोलनों पर विशेष महत्व दिया है। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक चीजें थी उन पर विशेष महत्व देने का कार्य सुमित सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रसिद्ध मार्क्सवादी इतिहासकार थे। और यहां से देखा जाए सवालों की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जुलाई में भारत की वस्तु निर्यात 20% बढ़ा, व्यापार में भी देखा जाए विविधता दर्ज की गई है। यहां पर देखा जाए जुलाई 2026 में भारत की वस्तु निर्यात 19.6% बढ़कर 44 अरब डॉलर हो गई। ठीक है, 44 अरब डॉलर हो गई। पश्चिम एशिया को निर्यात में 9% वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका कारण वैकल्पिक बंदरगाहों और शिपिंग मार्गों का उपयोग रहा। बात की जाए तो चीन को भारत का निर्यात 65% बढ़कर 2.2 अरब डॉलर हो गया है। यानी कि जो चीन है, चीन को भारत का जो निर्यात था वो 65% बढ़ गया है। ठीक, कितना हो गया है? 2.2 अरब हो गया है। जुलाई में भारत का व्यापार घाटा 15 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष 11.4 अरब डॉलर था। यानी कि पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल ये जो व्यापार घाटा था ये 11.4 अरब डॉलर था, लेकिन इस बार देखा जाए जुलाई 2026 में कितना हो गया है? ये 15 अरब डॉलर हो गया है। वहीं पर जो चीन के साथ निर्यात 2025 में, कब? जुलाई 2025 में जितना था उसका 65% बढ़ गया है। और बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि जो चीन के साथ व्यापार है ना, चीन के साथ व्यापार के जो मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग थे, परंपरागत मार्ग जो नाथुला से होता था, ठीक है, फिर उसके बाद में देखा जाए शिवकिला से होता था, ये सब दर्रे जो है, दर्रों से जो व्यापारिक मार्ग होता है सड़क मार्ग के द्वारा, वो सब व्यापारिक मार्ग एक बार पुनः खुल गए हैं। और धीरे धीरे व्यापारिक संबंध जो है वो चीन के साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध है वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेज पर आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत ओवरऑल चैंपियन बना और साथ ही साथ देखा जाए विल्किंसन स्वार्ड ट्रॉफी भी जीत ली है। ठीक है, विल्किंसन स्वार्ड ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। यहां पर बात की जाए तो भारत ने नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप, अभी जो राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप हुई थी, ये परीक्षा में पूछ सकता है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन नाइजीरिया में किया गया था। नाइजीरिया में कहां पर? नाइजीरिया के लागोस में। और यहीं पर भारत ने विल्किंसन स्वार्ड ट्रॉफी हासिल की है। बात की जाए तो ओवरऑल भारत चैंपियन बना और पहली बार उसने ये खिताब जीता है। यहां पर बात की जाए तो भारतीय खिलाड़ियों ने अंडर 23 तथा सीनियर वर्ग में कुल 35 पदक हासिल किए हैं। भारत ने 13 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 14 कांस्य पदक हासिल किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए भारत को विल्किंसन स्वार्ड ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा जो राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप था उसमें भारत को विल्किंसन स्वार्ड ट्रॉफी प्रदान की गई है। और भारत ने ओवरऑल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 35 पदक हासिल किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? प्राक्कलन समिति की सिफारिश। अब यहां पर प्राक्कलन समिति की सिफारिश है, ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुख्य परीक्षा के लिए देखा जाए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो सोसाइटी वाला टॉपिक है, शिक्षा, उससे भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको। साथ ही साथ देखा जाए जो जीएस पेपर 2 है, ठीक, GS2, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए प्राक्कलन समिति के द्वारा शिक्षा पर जो सुधार है, शिक्षा में सुधार करने के लिए एक यहां पर सिफारिश व्यक्त की गई है। सिफारिश क्या है कि शिक्षा बजट में सालाना 10% तक वृद्धि जो है ये अनिवार्य की जानी चाहिए।
ठीक है। अब ये सवाल देखा जाए आपके मुख्य परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जब शिक्षा में सुधार से संबंधित पॉइंट्स आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएं तो वहां पर भी आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राकलन समिति ने शिक्षा बजट पर हर वर्ष 10% तक अनिवार्य वृद्धि की सिफारिश की, यानी कि हर साल जितना भी शिक्षा का बजट इस बार है, अगली बार 10% उसकी वृद्धि हो, फिर उसकी अगली बार 10% और वृद्धि हो जाए, फिर उसकी अगली बार देखा जाए 10% और वृद्धि हो जाए, ऐसी सिफारिश प्राकलन समिति के द्वारा की गई है। यहां पर देखा जाए तो समिति के अनुसार शिक्षा पर केंद्र और राज्यों के संयुक्त व्यय जीडीपी का लगभग 4.1% है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसे जीडीपी के 6% तक पहुंचाने के समयबद्ध रूपरेखा बनाने के लिए कहा गया। यानी कि यहां पर देखा जाए अभी वर्तमान में हम बात करें तो जीडीपी का 4.1% हिस्सा ही शिक्षा पर व्यय किया जाता है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई थी, उसमें कहा गया था कि जीडीपी का जो जीडीपी हमारी है, जितनी जीडीपी है उस जीडीपी का 6% हिस्सा हम लोग शिक्षा पर खर्च करेंगे, लेकिन अभी भी उतना खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए वो 6% खर्च हो और अनावरत रूप से जो शिक्षा है वो जन जन तक पहुंचे, इसके लिए प्राकलन समिति के द्वारा एक सिफारिश व्यक्त की गई है कि सालाना 10% तक की अनिवार्य वृद्धि की जाए शिक्षा बजट में। ठीक है, देखते हैं। समिति ने निःशुल्क ड्रेस और पाठ्य पुस्तकों की सहायता दरों में हर 2 वर्ष की समीक्षा सिफारिश भी की है, यानी कि हर 2 साल पर समीक्षा भी की जाए कि जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनकी जो सहायता दर है उसकी समीक्षा की जाए। क्या आप बता सकते हैं कि जो प्राकलन समिति होती है, प्राकलन समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? ये कमेंट करके बताइएगा कि प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। भारतीय मूल के रणनीतिकार हैं गौतम रंगराजन। गौतम रंगराजन ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के विशेषज्ञ सलाहकार बने हैं। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के विशेषज्ञ सलाहकार कौन बन गए हैं, इनका नाम क्या है, गौतम रंगराजन है। चलिए देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने भारतीय मूल के रणनीतिकार गौतम रंगराजन को संरचना एवं प्रक्रिया का विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त किया है। यहां पर देखा जाए तो यह नवनिर्मित पद है तथा रंगराजन ने लंदन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। रंगराजन पूर्व में जो बीबीसी था उसके रणनीतिकार और मीडिया कार्यकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। देखा जाए तो वे सरकार के प्रशासनिक परिवर्तन और विकेंद्रीकरण संबंधी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए जो गवर्नमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया जाएगा यहाँ पर जो गौतम रंगराजन है उनके द्वारा, और इनको ब्रिटिश प्रधानमंत्री का विशेषज्ञ सलाहकार बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। चीन ने मैगलेव तकनीकी में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली है। जो मैगलेव तकनीकी थी उसमें देखा जाए चीन के द्वारा 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली गई है। देखा जाए तो चीन के ईस्ट लेक प्रयोगशाला में 1.1 टन के प्रायोगिक वाहन को केवल 5.3 सेकंड में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचाया गया। देखा जाए तो परीक्षण हुबेई में स्थित 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर किया गया था, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक था और 5.3 सेकंड के अंतर्गत 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसने हासिल कर ली थी। देखा जाए तो यह पिछले 6 महीने में प्रयोगशाला का तीसरा गति रिकॉर्ड है। तकनीकी का उपयोग भविष्य में मैगलेव परिवहन, रॉकेट प्रक्षेपण, ड्रोन तथा एरोस्पेस क्षेत्र में भी किया जाएगा, जिससे जो तीव्रता है, ठीक है, जो गति है, उस गति यानी ध्वनि की गति को भी मात देने का काम भविष्य में किया जाएगा। अभी भी मात दे रही है, लेकिन आगे चलकर देखा जाए जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक गति होती है उस पर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखते हैं। सशस्त्र बलों के 9 शूरवीरों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या अर्थात 14 अगस्त को सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 78 जो 78 वीरता पुरुष को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें देखा जाए 9 वीरों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी भी शामिल है। यानी कि देखा जाए टोटल जो वीरता पदक है कितने दिए गए, 78 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। उनमें से देखा जाए जो 9 लोग हैं उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिसमें मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी भी सम्मिलित हैं। यहां पर बात की जाए तो 7 कीर्ति चक्र जो है वो मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। ठीक, कीर्ति चक्र शांतिकाल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, जबकि सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है शांतिकाल का, अशोक चक्र होता है। ठीक है, अशोक चक्र होता है। चलिए आगे देखते हैं। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ओडिसी नृत्यांगना शुभदा वर्धकर। देखा जाए शुभदा वर्धकर को ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, संगीत नाट्य अकादमी से सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, यहां पर आप देख सकते हैं। बात की जाए तो शुभदा वर्धकर को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 अगस्त को विज्ञान भवन में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने ओडिशा जो ओडिसी है, ओडिसी नृत्य कहाँ का है, ओडिशा का है। ठीक है, इसकी शिक्षा महान गुरु
केलुचरण महापात्रा से भुवनेश्वर में प्राप्त की थी। बात की जाए तो वे मुंबई के आर रुइया कॉलेज में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये ओडिसी नृत्यांगना तो है ही है, साथ ही साथ में देखा जाए तो मुंबई की आर रुइया कॉलेज जो है वहां पर अर्थशास्त्र की प्रोफेसर भी हैं। और इनको देखा जाए जो सुभदा वरदकर हैं, इनको सम्मानित किया गया है ओडिसी नृत्य के लिए। किससे? संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से। चलिए आगे देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 6,262 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 16 अगस्त 2026 को अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यहां पर देखा जाए कार्यक्रम सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण के तहत सहकारिता और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। अलवर जो सरसा डेयरी कॉम्प्लेक्स है, इसमें नए डेयरी प्लांट की आधारशिला भी रखी गई तथा 17 जिलों की परियोजनाओं का ई उद्घाटन भी किया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना, किसानों की आय बढ़ाना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो खिताब था उसको हासिल कर लिया, उसको जीत लिया है। देखा जाए तो 15 अगस्त 2026 को नॉर्वे के विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ईडब्ल्यूसी, ठीक है, ईडब्ल्यूसी ई स्पोर्ट वर्ल्ड चेस कप का खिताब हासिल किया। लास्ट ईयर भी देखा जाए तो इन्होंने ही जीता था, और लास्ट ईयर पहली बार आयोजन किया गया था ए स्पोर्ट का। ठीक है, और इस बार देखा जाए दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है। फाइनल में उन्होंने बेलारूस के डेनिस लजाविक को 2-0 से पराजित कर पूरे टूर्नामेंट में अजेय बढ़त हासिल बनाए रखी। बात की जाए तो प्रतियोगिता 11 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक पेरिस में आयोजित हुई थी, और शतरंज की ईडब्ल्यूसी में दूसरी बार शामिल किया गया था। जो शतरंज है उसमें ईडब्ल्यूसी में दूसरी बार इसको शामिल किया गया था। यहां पर देखा जाए कि मैग्नस कार्लसन को खिताब के साथ में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेनिस प्लेयर इगा स्वियातेक ने नेशनल बैंक ओपन का खिताब जीत लिया है। जो नेशनल बैंक ओपन का खिताब था ये किसने जीता है? तो टेनिस प्लेयर इगा स्वियातेक जो उन्होंने जीत लिया है। यहां पर बात की जाए तो 14 अगस्त 2026 को पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं इगा स्वियातेक। इन्होंने टोरंटो में आयोजित नेशनल बैंक ओपन का महिला एकल खिताब हासिल कर लिया। फाइनल में उन्होंने एरेना रायबकिना को 6-2, 6-3 से पराजित कर वर्ष का पहला WTA टूर खिताब जीता है। यहाँ पर जो WTA टूर खिताब होता है पहला वर्ष, अपने वर्ष का पहला खिताब इन्होंने हासिल किया है। और याद रखिएगा परीक्षा में पूछे कि नेशनल बैंक ओपन का खिताब किसने जीता है महिला एकल का, तो इगा स्वियातेक ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। इस जीत के बाद स्वियातेक WTA रैंकिंग में 5वें स्थान पर भी पहुंच गई हैं। महिला युगल में कैटरीना सिनियाकोवा और शुयाई झांग की जोड़ी ने खिताब अपने नाम किया। यानी कि जो महिला युगल का खिताब था वो किसने जीता था? तो कैटरीना सिनियाकोव और शुयाई झांग की जो जोड़ी थी उसने युगल का खिताब जीता, जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इगा स्वियातेक ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक को ग्लोबल रेटिंग मिली है। यहां पर देखा जाए 14 अगस्त 2026 को IDFC फर्स्ट बैंक को S&P ग्लोबल रेटिंग ने पहली अंतरराष्ट्रीय निवेश ग्रेड जारी करता ऋण रेटिंग मिली है। देखा जाए तो बैंक को दीर्घकालिक ऋण के लिए BBB नेगेटिव और अल्पकालिक ऋण के लिए यहां पर देखा जाए A3 रेटिंग प्रदान की गई है। यह रेटिंग बैंक की मजबूत पूंजी स्थिति, बेहतर लाभप्रदता एवं स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता को दर्शाती भी है। साथ ही साथ देखें तो इससे बैंक की वैश्विक निवेशकों तक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण बाजार में पहुंच बढ़ने की उम्मीद भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय निवेश ग्रेड जारी करता रेटिंग किसको, कौन से बैंक को मिली है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक को मिली हुई है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति 2026 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। बात करें तो 10 से लेकर 14 अगस्त 2026 तक भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त हवाई अभ्यास उदार शक्ति 2026 मलेशिया के सुबांग एयरबेस पर आयोजित किया गया। इसमें भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। बात करें तो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान तथा संयुक्त प्रशिक्षण एवं हवाई युद्ध अभ्यास ने हिस्सा लिया। अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के इंटरऑपरेबिलिटी, सामरिक समन्वय एवं हवाई युद्ध कौशल को मजबूती प्रदान करना था। देखा जाए तो अगली खबर क्या है? खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन जो था इसको सस्पेंड कर दिया है। यानी कि जो टेबल टेनिस फेडरेशन था उसको सस्पेंड करने का कार्य खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यहां पर बात करें तो 13 अगस्त 2026 को खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता निलंबित कर दी। कार्रवाई का कारण
फेडरेशन में प्रबंधन और शासन व्यवस्था संबंधी खामियों, निर्धारित समय सीमा में चुनाव नहीं कराना बताया गया है। बात करें तो मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को देश में टेबल टेनिस प्रशासन के लिए समिति गठित करने का निर्देश भी दिया है। यानी कि जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया था, TTFI था, इसको निलंबित कर दिया गया है और इसका कार्यभार किसको सौंप दिया गया है? अभी वर्तमान के लिए देखा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ को यह कहा गया है कि एक कमेटी गठित की जाए। ठीक है, एक कमेटी गठित की जाए जिससे टेबल टेनिस का प्रशासन है वो आसानी से चलाया जा सके। ठीक, यहां पर बात करें तो समिति टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में शासन व्यवस्था बहाल करने होने तक फेडरेशन की कामकाज की देखरेख करेगी। यानी कि ये जो कमेटी होगी ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो शासन व्यवस्था जब तक बहाल नहीं हो जाती, नए लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती एवं जो पारदर्शिता है वो सुदृढ़ नहीं हो जाती, तब तक ये कमेटी मुख्य रूप से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जितने कार्य संचालित किए जाते हैं उन सब का दिशा निर्देशन तय करेगी। चलिए आइए आगे देखते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट में बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगा। यहां पर देखा जाए 13 अगस्त 2026 को बैंक ऑफ अमेरिका और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने जियो क्रेडिट लिमिटेड में संयुक्त उद्यम के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। बैंक ऑफ अमेरिका प्रारंभ में 26.5% हिस्सेदारी के लिए लगभग 6,613 करोड़ रुपए निवेश करेगा। बात करें तो वारंट के माध्यम से बैंक ऑफ अमेरिका अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर अधिकतम 49.9% कर सकता है। यह साझेदारी जियो की डिजिटल पहुंच और भारतीय बाजार की समझ को बैंक ऑफ अमेरिका की वैश्विक वित्तीय विशेषज्ञता से भी जोड़ने का कार्य करेगी। ठीक है, तो आपको यहां पर पॉइंट क्या याद रखना है? पॉइंट याद रखना है कि जियो क्रेडिट की बड़ी हिस्सेदारी कौन सा बैंक खरीदेगा? तो बैंक ऑफ अमेरिका देखा जाए जियो क्रेडिट में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। चलिए अपने अगले खबर पर चर्चा करें। ओमार आर्टन, ठीक है, ओमार आर्टन जो है इनको देखा जाए UEFA सुपर कप में पहले गैर यूरोपीय रेफरी बने। ठीक है, UEFA सुपर कप जो था फुटबॉल से रिलेटेड है, उसमें पहले गैर यूरोपीय रेफरी बने हैं कौन? ओमार आर्टन। बात की जाए तो 12 अगस्त 2026 को सोमालिया के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी ओमार आर्टन को UEFA सुपर कप में नियुक्त होने वाले पहले गैर यूरोपियन रेफरी बनने का मुकाम हासिल हुआ। जून 2026 में उन्होंने फीफा विश्व कप 2026 के लिए रेफरी नियुक्त किया गया था। यहां पर देखा जाए वर्ष 2025 में अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ यानी कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल था, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष रेफरी के लिए चुना भी था। बात की जाए तो UFA सुपर कप में उनकी ऐतिहासिक नियुक्ति ने उन्हें 2026 के प्रमुख फुटबॉल रेफरियों में शामिल कर दिया है। और इस बार का देखा जाए UFEA सुपर कप का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? स्टार्टिंग में बताया है पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है। ठीक है, पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है। ठीक, तो इस प्रकार आज हमने अपने इस वीडियो में देखा जाए लगभग 20-22 मिनट का वीडियो है। इस 20-22 मिनट के वीडियो में हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है 16 और 17 अगस्त के, उन सब की यहाँ पर चर्चा की। कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? FFG फार्म्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेस्ट एग्रीटेक अवार्ड, फूड सेफ्टी कल्चर अवार्ड, नेशनल डेयरी अवार्ड या फिर डिजिटल फार्मिंग अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है जुलाई 2026 में भारत की वस्तु निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ी है? 15.2%, 17.8%, 19.6% या फिर 21.4%। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? 30 पदक, 32 पदक, 35 पदक या फिर 38 पदक। क्वेश्चन नंबर 4 है मैग्नस कार्लसन ने 2026 EWC ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड चेस कप में फाइनल में किसे पराजित किया? हकारू नाकामुरा, डेनिस लाजवर्की या फिर फेबियानो कारुआना, अली रेजा फिरोजा। ठीक है, किसे पराजित किया है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में? आपको कमेंट में बताना है। और हमारा अंतिम सवाल है खेल मंत्रालय ने 13 अगस्त 2026 को किस फेडरेशन की मान्यता रद्द कर दी है? हॉकी इंडिया की मान्यता रद्द कर दी है, भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता रद्द कर दी है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता रद्द कर दी है या फिर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता रद्द कर दी है। ठीक है, तो आपसे अपने इस वीडियो में हमने 5 सवाल भी पूछे हैं और जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं उन सबको यहाँ पर आपको प्रदान करने का भरपूर प्रयास भी किया है। जब ये वीडियो एंड आप करेंगे तो इस वीडियो के एंड में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि प्राकलन समिति, ठीक है, प्राकलन समिति
में कितने सदस्य होते हैं, ये आपको कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं ये कमेंट में आपको जरूर लिखना है, जिससे पता चले कि हाँ आप पॉलिटी पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन साथ साथ में पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं। और जब वीडियो एंड होगा तो वीडियो के एंड में आपको क्या लिखना है, आज का जो करंट अफेयर है टास्क है वो हमारा कंप्लीट होता है, डन। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास यहीं तक। आपको इसकी क्लास पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जो एमसीक्यू टेस्ट है वो भी ऐप पर लग जाएगा, ऐप पर जाके आप एमसीक्यू टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो रिमेनिंग पीडीएफ थे सारी पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दी गई है। इस क्लास की पीडीएफ कल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।